जहां हम आज बात करेंगे बीएड के जो एंट्रांस एग्ज़ाम पिछले कुछ सालों में आपके हुए हैं, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर निकाले हुए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, जहाँ से जिस टॉपिक से बहुत ही मेजर लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए उन चीज़ों को समझना। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है, आप बीएड का अगर आप एंट्रांस मतलब आगे चल के आप बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हो और बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप पता करोगे तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें आपका एक सेक्शन जो होता है वो पूरा का पूरा रीजनिंग भी होता है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग वगैरह जो है यहाँ से पूछी जाती है। वर्बल नॉन वर्बल अलग अलग टाइप से होती है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस के आइडिया को समझना और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखना। तो इसीलिए इस वीडियो को हमने ये बनाया हुआ है। बाकी इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए मिक्स क्वेश्चन है ये। देखिए रीजनिंग पूछी जाएगी, तो रीजनिंग में आपको पता ही है कि रीजनिंग है, इट मीन्स कि बिल्कुल और बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अब रीजनिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, ठीक है, और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल का मतलब होता है ओरली, यानी कि आपने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाया कि हाँ ऐसे से ऐसे हुआ होगा, ऐसे से ऐसे हुआ होगा, तो इसका आंसर ये आ सकता है, ये होती है वर्बल। एक होती है नॉन वर्बल, मतलब कि जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक रिटर्न चीज़ में देखना पड़ता है कि हाँ ऐसे से ऐसे किया, वो इधर गया, वो इधर गया, कुछ इस तरीके से, यानी कि नॉन वर्बल उसका ठीक अपोजिट हो जाता है। वर्बल जहाँ पे हमें ओरली से, वर्बल का मतलब एक तरीके से कह सकते हो जो है सिनोनिम्स है ओरल का। ठीक है, तो ओरली आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर लगाना होता है, माइंड में सोचना होता है, बट नॉन वर्बल जस्ट इसका उल्टा ही है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीके की रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आप एक चीज़ और देख लिए, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किस तरीके से। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये बोला है कि शब्द जो इफेक्टिव है, कौन सा वर्ड इफेक्टिव में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होती है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला पूरे अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, ए टू जेड तक मिला करके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अब आप ये देखो जो आप उसकी रो जा रही होती है, आप ये स्ट्रक्चर एक लेकर के चलो, एक रो में 5 होते हैं वर्ड्स, ए बी सी डी और ई। इसी टाइप से यहाँ भी होते होंगे, ई एफ जी एच आई जे के, इस टाइप से यहाँ भी होते होंगे, इस टाइप से यहाँ भी होते होंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक अंतिम आता है जेड, जिसको टोटल मिला करके 26 वर्ड्स बोले जाते हैं। ऑल राइट, यही होता है ना, हमें यही तो सिखाया गया कि ABCD में 26 वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं, हमें यही सिखाया गया है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका वर्ड है इफेक्टिव, इनके अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है, साथ में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। यानी कि अगर 5 रो है, ठीक है, ABCDE, तो ऊपर और नीचे दोनों में बिल्कुल इक्वल ही डिस्टेंस पड़ना चाहिए। उनमें कितनी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला है। तो देखो इफेक्टिव वर्ड देख लो, इफेक्टिव वर्ड EFF, फिर E, फिर C, फिर T और फिर EVE ये है। अब देखो जोड़े बोले, यानी वर्ड्स के जोड़े। एक तो मुझे जोड़ा दिख रहा है E और E का, ठीक, एक तो मुझे जोड़ा इसका दिख गया ए का, एक तो मुझे डबल एफ का जोड़ा दिख रहा है, यानी 2 जोड़े मुझे यहाँ पर मिल गए। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई और तो नहीं, हाँ मुझे वी और आई सिमिलर लग रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है घुमाने के लिए उसने यहाँ पर लिया, तो मुझे ये भी एक जोड़ा मिल रहा है। बाकी CT का तो कोई जोड़ा मिल नहीं रहा है। क्लियर हो गया नहीं? अभी तक मुझे कितने जोड़े मिले, मुझे अभी तक 3 मिले हैं, बाकी का बचा है ये चौथा। ठीक, जोड़े नहीं है बट ये अलग लेकर के ये भी एक अपना ग्रुप बना रहे, तो ये हो गया 4, यानी कि टोटल मिला करके मुझे यहाँ पर 4 ग्रुप्स मिले हैं। इतना क्लियर हुआ, मेरे पास एक स्ट्रक्चर मिला कि हाँ ठीक है 4 मिल रहा है। अब ये कह रहा है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कितने अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम ABCD लिखते हैं, ABCD और एक E, ठीक है, लास्ट में जो रो होती है, यानी कि जो आपकी 5वीं रो होती है वो होती है UV। अगर आपने पढ़ा हो उसमें देखिएगा WX Y और फिर आता है Z। यहाँ पर 6 आ गए हैं, 5 ही होते हैं ये। ठीक, यहाँ पे लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोबारा मैं लिख देती हूँ, ABCD और एक E हो गया। फिर लास्ट में जो रो आती है उसमें होता है ये इस तरीके से, जैसे U होता है, ठीक है, V होता है, V के बाद W आता है, फिर X आता है, फिर Y आता है और फिर एक यहाँ पर Z हो जाता है, वो 26वां वर्ड हो जाएगा। तो देखो
यहाँ पर देख सकते हो आप, वहाँ पर 4 का डिस्टेंस मिला, तो मैं अगर यहाँ से 4 पीछे जाऊँ, जेड के बाद मैं जाऊँ इसके और इसके बाद, चौथे नंबर पे अगर मैं जाऊँ तो चौथे नंबर पे आ रहा है वी, और इसमें एक वर्ड मेरा वी का भी है, तो चलो ठीक है, मुझे वी मिल गया। ठीक, एक तो मेरा ये ऑप्शन हो गया। सेकंड, फिर मैंने देखा यहाँ पर ऊपर से अगर मैं 4 पीछे जाऊँ, तो ऊपर से अगर मैं 4 यानी ए बी सी डी, फिर क्या आया ई, यानी कि मुझे मिल गया कि ई, यानी कि मेरा कॉमन जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है 4। 4 मुझे जोड़े मिले, ऊपर से मैं पीछे गई तो ई मिला मुझे, यानी कि फर्स्ट वाला ई मिल गया, तो 4 यहाँ पे पीछे मिला। पीछे से मैं 4 पीछे गई तो भी मुझे 4 नंबर पे वी मिला। ठीक, यानी कि जो मेरा करेक्ट आंसर होगा इसके ऑप्शन में वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, 4, तो इस पे आप हम लगा देंगे टिक, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, कितने हैं? 6। क्लियर, साफ साफ सुनो, इसको ना कॉपी में साइड बाय साइड लिखते भी रहा करो। एक सदस्य में, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर, एक है एस, एक है टी और एक है यू। ठीक, ये 6 लोग हो गए। ये जो 6 लोग हैं, इसमें देखो सबका रिश्ता ही बताया हुआ है। इसमें बोला है कि 2 विवाहित जोड़े हैं। अब इनमें से कोई 2 ऐसे हैं जिनका विवाह हो रहा है, यानी कि जिनकी शादी हो रखी है। ठीक है, ये चीज़ है, जिनकी शादी हो रखी है। अब जितना जितना कह रहा है ना क्वेश्चन, एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाओ, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो। जितना जितना वो कह रहा है वो बस देखते रहो। एक है डॉक्टर और टी का पिता है, यानी क्या बोला इसने, एक डॉक्टर है और टी का पिता है। टी का है, ये रहा। ठीक, ये है, एक डॉक्टर है और टी का पिता है, यानी कि ये जो है टी का पिता, मुझे नहीं पता पिता कौन है, पर ये तो मुझे पता है ना, टी का पिता, यानी कि ये हो गया उसका बेटा। ये कौन हो गया? उसका बेटा। ये तो मुझे पता चल गया, चल एक रिलेशन मुझे निकल गया। ठीक, फिर उसके बाद बोला है यू आर का दादा है, यानी ये रहा यू और ये रहा आर। यू जो है वो आर का दादा है। क्या है? यू जो है वो आर का दादा है। यू आर का दादा है, यानी कि आर कौन हो गया? आर हो गया इसका बेटा, यानी कि इसका बेटा, यानी कि इसका पापा हुआ। ठीक, आर, ये जो टी था, टी जो बेटा था, यानी कि ये है पापा, और पापा के पापा है यू, यानी कि ये है दादा। टी है बेटा, यू हो गया दादा और आर हो गया पापा, ये जो सन था, और जो डॉक्टर जो बोला था वो यही है। ठीक, इतना मुझे क्लियर हुआ। ठीक, फिर उसके बाद बोला साथ में ठेकेदार भी है। उसके बाद बोला एस टी की दादी और गृहिणी है, यानी कि ये एस और ये रहा टी। एस जो है वो टी की, यानी कि बेटे की दादी है। कौन? एस। ठीक, और साथ में एक हाउस होल्ड भी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, डॉक्टर ये रहा, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष समुदायों से संबंधित है? तो बहुत ही ईजी सा, बहुत आराम सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ के, कुछ पूछा ही नहीं है इसका मतलब। अब देखो, आप सिंपल निकाल लो ना भाई, कौन कौन मेल है। मेल कौन है यहाँ पर? सिंपल निकल रहा है। सबसे पहले मेल तो मुझे इसी ने बोल दिया, टी भी एक मेल है। फिर उसके बाद यू भी बोल दिया था, यू भी एक मेल है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक आर को भी बोला था कि आर भी एक मेल है। उसके अलावा क्यू भी मेल है। तो जो ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर क्यू यू टी, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आपका आंसर। ठीक, उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थ क्रम दर्शाएगा? नीचे दिए गए शब्दों का सार्थ क्रम दर्शाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये सीरियल नंबर चेक करना है। देखो क्वेश्चन दोबारा समझ लो। पहले तो उसने बोला है कि एक परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है, एक देश है। तो देखो, एक समाज के अकॉर्डिंग देखो, कोई भी देश एकदम से नहीं बनता है। सबसे पहले वो एक छोटी सी इकाई होती है। हमारा भी अगर शरीर है तो एकदम से ही शरीर नहीं बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके उत्तक बने हैं, छोटे छोटे उत्तकों से मिल करके बहुत बड़ा ऑर्गन बना है, ऑर्गन ने मिल करके हमारे शरीर को बना है, यानी अंगों से बना है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर है। तो देखो, सबसे पहले एक सदस्य होता है। कौन होता है? सबसे पहले एक सदस्य होता है, यानी एक मुझे मिल गया। सदस्य के बाद कौन होता है? सदस्य के बाद बनता है एक परिवार, यानी कि एक मुझे दूसरा ऑप्शन भी मिल गया। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप थोड़ा कॉपी के उसके नीचे नीचे लिखना। परिवार के बाद कौन बनता है? परिवार से बनता है समुदाय। परिवार से कौन बनता है? परिवार से बनता है समुदाय। उसके बाद मुझे मिल गया ये समुदाय।
समुदाय के बाद कौन होता है, समुदाय हो गए, 3 ऑप्शन निकल गए। समुदाय के बाद बनता है इलाका, यानी कि इसके ऊपर निकल गया इलाका, और फिर इलाके से बनता है एक देश। यानी कि जो मेरा सीरियल नंबर जाएगा वो जाएगा मेरा सदस्य 3, 1, 2, 4 और 1 5, यानी कि 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 3, 1, 2, 4, 5। ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से देता है। सुरेश एक लड़का है, वो किसी को बता रहा होता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। जो मेरी माता, माता कौन हो गई, उनकी मम्मी, यानी कि उनकी माता, माता के पति यानी कि उसके पिता। अब उनकी जो माता है यानी कि उसकी दादी, सुरेश का उस आदमी से क्या है, उसकी दादी का बेटा, यानी कि उसका लगा वो चाचा। अब चाचा का बेटा क्या हुआ उनका, चाचा का बेटा क्या हुआ उनका, चाचा ही तो लगेगा, ठीक है, चाचा, ये चचेरा भाई चाचा उनका लगेगा, तो इस पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, किसी कूट भाषा में PAL, ध्यान से देखो, PALE को लिख दिया उसने 2 1 3 4, ठीक है। कूट मतलब P को वो 2 के हिसाब से बता रहा है, A को वो 1 बोल रहा है, L को वो 3 और E को 4 बोल रहा है। उसके अलावा उसने अर्थ को बोला हुआ है 41591, तो उसने बोला है कि बताओ मुझे इस वर्ड को क्या लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे सिमिलर जोड़ लो ना आप। इसने P को क्या बोला हुआ है, इसने P को क्या बोला हुआ है, इसने P को 2 बोला हुआ है। उसके अलावा और क्या बोला है, E को उसने क्या बोला है, E को उसने 4 बोला हुआ है। इन दोनों में देखो सिमिलर ढूंढो कैसे है, इन दोनों में ढूंढो। पैल क्या कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है पेल 2134 लिखा हुआ है, और अर्थ को उसने 41,590 लिखा हुआ है। तो इसी के हिसाब से आपको प्रेल का बताना है। तो प्रेल में भी आप देखो इसमें किस वर्ड का क्या नंबर ले रखा है। पी में इसने 2 जोड़ा हुआ है, तो आप भी 2 जोड़ लो, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद ई का उसने क्या जोड़ा हुआ है, 4 जोड़ा हुआ है। उसके बाद इसने ए का 1 बोला हुआ है। उसके बाद इसने आर को बोला हुआ है 5, है ना। फिर उसके बाद एल को उसने बोला हुआ है, एल को बोला हुआ है एल 3, यानी कि उसने बोला है 24,193। 24,193 है क्या, सेकंड नंबर पर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को प्रिपेयर करना है और लिखना है। देखिए ये तो मैंने आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बताए, इसी प्रकार से हिस्ट्री के भी प्रश्न आएंगे। देखो इस तरीके से, देखिए हिस्ट्री के प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे। इसमें हिस्ट्री से पूछ लेगा, खासकर जो आपका हिस्ट्री से प्रश्न रहेगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। बोलेगा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था भारत में वो किस आंदोलन से हुआ था। 4 ऑप्शन दे देगा, रॉल्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसी टाइम पे ये गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बोला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वीरता का, त्याग का, मिट्टी और समृद्धि का या संबंध का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला थी अध्यक्ष वो कौन थी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और चौथा है अरुणा अली। तो सही आंसर जो है वो है एनी बेसेंट का। आप में से अधिकतर लोगों को लगा होगा कस्तूरबा गांधी या सरोजनी नायडू। 90 to 95% बच्चों का वही ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्यों है, देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनी थी, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता निभाई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पार्टी थी इसकी सदस्य रही थी, और 1916 में होम रूल की लिंग जो हुई थी, होम रूल लिंग यानी कि एक संगठन था उसकी स्थापना हुई थी, तब भी ये उसी टाइम पर वहाँ पर थी, ठीक। भारत और उसके अलावा देखो अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको पता है गुजरात में शुरू हुआ था, और गुजरात में कहाँ पर, साबरमती पे, ठीक। दांडी मार्च, ये पूरा उसके एक्सप्लेन के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके बीएड एंट्रांस में भी आंसर्स रहेंगे। अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस चाहिए ताकि आप अपने आंसर को और मतलब आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जितना हो सके अपनी वीडियो को, जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। और बाकी अगर आपके कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।